हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे जून के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज हम लोग 21 जून टू 25 जून तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आप सभी को इसका मतलब पता चल गया होगा अभी तक, तो ऐसे सभी एस्पिरेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, तो इस पूरी सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक क्रिस्पी करंट अफेयर्स को देखते हैं, क्रिस्पी करंट अफेयर्स को यहाँ पर देखते हैं। बेसिकली इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर यहाँ से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो ऐसे सभी एस्पिरेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पर आने से आपको एक बात तो बिल्कुल गारंटी के साथ पता चल जाएगी कि यहाँ पर जो कंटेंट है वो बहुत ही क्रिस्पी फॉर्मेट में है, यानी 5 दिन का जो करंट अफेयर्स है वो एक साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो जो करंट अफेयर्स है वो बहुत क्रिस्पी हो चुका है, यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है सिर्फ उन्हीं को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको ये पूरा सेशन और हमारा प्रयास पसंद आता है तो अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को या इस सेशन को शेयर कर सकते हैं अपने साथियों में। साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने किन किन टॉपिक्स को डिस्कस किया था उसके बारे में एक ब्रीफ में आइडिया यहां पर लेंगे। तो फर्स्ट न्यूज हमने क्या देखी थी कि इंडिया होस्ट करने वाला है आईआईएएस एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025, जो कि कहां होने वाली है, कोची केरला में होने वाली है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अपने आप में आपको एज इट इज ध्यान रखना है। यह है क्या, आईआईएएस का फुल फॉर्म क्या है अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल 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 इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा इसके अलावा इसका गठन कब किया गया, तो मैंने आपको बताया था इसका गठन या इसकी स्थापना कब की गई, 1930 में की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर भी आपको ध्यान रखना है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, और इस अपने आप में ये न्यूज स्टेटमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है 2025 का कहाँ होने वाला है, कोची केरला में होने वाला है। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आप प्रीवियस वीडियो से देखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। वाइस प्रेसिडेंट होस्ट करने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट ने फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स सम्मानित किए, है ना। विभिन्न राज्यों को फोर्थ नंबर का जो नेशनल वाटर अवार्ड्स किसने दिया है, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़। इन्होंने फोर्थ नंबर का यानी फोर्थ एडिशन का नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट अवार्ड इसे मिला है। मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको बताया था कि आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज भी मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थी, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार क्लब करने वाली यानी कि जोड़ने वाली है नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुर्गावती सेंचुरी को जोड़ने वाली है, और जोड़कर एक नया टाइगर रिजर्व बनाएगी। एक नया हमारे राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य का एक नया टाइगर रिजर्व आने वाला है, 7th नंबर का टाइगर रिजर्व, जिसका नाम क्या होगा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न या राष्ट्रीय उद्यान या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं, इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। तो नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। और ये कहाँ स्थित है, तो ये सागर और दमोह जिले में स्थित है। इसके अलावा दुर्गावती ये नरसिंहपुर जिले में स्थित है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, नरसिंहपुर जिले में स्थित है। तो इन तीनों जिलों के अंदर कौन सी सेंचुरी है, कौन सा रिजर्व आएगा, तो आपको ध्यान रखना है दुर्गावती दुर्गावती
अब ये दुर्गावती नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है। तो किन किन जिलों में ये स्थित होगा? तो ये स्थित होगा सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में स्थित होगा। तो एज इट इज इंफॉर्मेशन आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है, एशिया कप 2023 का कहाँ होस्ट करने वाला है, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? तो पाकिस्तान और श्रीलंका में ये होस्ट किया जाएगा, जिसमें से 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी सभी श्रीलंका में खेले जाएंगे, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि इंडिया कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो आईपीएस ऑफिसर है रवि सिन्हा, उन्हें रॉ का नया चीफ बना दिया गया है। रॉ का फुल फॉर्म आपको एज इट इज पता होना चाहिए। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968। अगर बात करें किस दिन, तो 21 सितंबर 1968 को इंदिरा गांधी और आर एन राव ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इंदिरा गांधी के ने इसकी स्थापना की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो एज इट इज आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो एज इट इज इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है साइंस 20 की, कहाँ हुई? भोपाल जिले में हुई है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई साइंस 20 की। साइंस 20 मीटिंग जो कि G20 के अंतर्गत आने वाली एक मीटिंग है पर्टिकुलरली, इसकी मीटिंग कहाँ की गई? तो ये भोपाल जिले में की गई। एज इट इज इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आज के नए करंट अफेयर्स के बारे में। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है, वाइस प्रेसिडेंट टू बी द चीफ गेस्ट एट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस रिसेंटली मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है 21 जून को प्रत्येक साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 21 जून। अगर आप किसी दोस्त का बर्थडे हो तो उस तरह भी याद रख सकते हैं आप, या फिर आप एज इट इज डेट याद रखें। तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर इवेंट में चीफ गेस्ट कौन रहे? तो चीफ गेस्ट थे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, जिनका नाम है जगदीप धनखड़ साहब। ये पूरा इवेंट कहां आयोजित किया गया? एक दूसरा प्रश्न ये बनता है। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में किया गया। इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का जो सेलिब्रेशन है उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। इसके अलावा इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो आपको ये भी एज इट इज ध्यान रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। किस शहर में किया गया? तो जबलपुर में किया गया। ठीक है, तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे जबलपुर संस्कार धानी। यहाँ पर आपको भेड़ा घाट एक दर्शनीय स्थल देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका मोटो क्या था? मोटो यानी उद्देश्य वाक्य। चलिए, जिनको दिक्कत हो रही हो इंग्लिश वाले में, तो मैं हिंदी में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। तो इसका आदर्श वाक्य क्या रहा है? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, जो दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने पर जोर देता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी, और इस वर्ष वैश्विक उत्सव की 9वीं वर्षगांठ है। तो आपसे दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को 2014 से, जब इसे संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी, तब से यह मनाया जा रहा है। और अभी इसका कौन सा एडिशन है? तो 9th नंबर का एडिशन हमने अभी किया है। तो एज इट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा IDY यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 के वैश्विक उत्सव का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से करेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। इसके अलावा जबलपुर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय आयुष, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में योग को बढ़ावा देना और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए इसके कई लाभों पर प्रकाश डालना है। तो एज इट इज आप सभी को योगा के बारे में पता ही है कि इस योगा को प्रतिदिन करने से शारीरिक और मानसिक
लाभ हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? तो पहली चीज, इसकी अध्यक्षता किसने की? मुख्य अतिथि कौन थे? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। कौन से नंबर का एडिशन है? तो 9th नंबर का एडिशन है। कब से लॉन्च किया गया? 2014 से लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि यह कहाँ आयोजित किया गया, यानी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम जो है वह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आयोजित किया गया। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इसका मुख्य उद्देश्य आपको पता ही चल गया। इसकी थीम आप ध्यान रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी थीम से प्रश्न जरूर बन सकता है। तो थीम आप एज इट इज ध्यान रखेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग इसकी प्रमुख थीम है। अगर यही बातें आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी आपको यही बातें दिख जाएंगी कि यहाँ पर आपको इसका मोटो दिख जाए, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आप ये वाली बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ही ली। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट न्यूज है क्या? वो इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि सूरत शहर ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना दिया अपने आप में योगा इवेंट। जब भी योगा इवेंट हुआ 21 जून को जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा था, तब सूरत शहर ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। कैसे? तो गुजरात के सूरत शहर ने 21 जून को आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही स्थान पर 1.53 लाख से अधिक लोगों के योग कार्यक्रम में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि आपके शहर में आप जहां पर रह रहे होंगे, सोसाइटी में, हो सकता है वहां पर योगा डे मनाया भी ना गया हो या योग दिवस मनाया भी ना गया हो, लेकिन सूरत शहर के लोग जो हैं वो एक ही जगह पर 1.53 लाख, लगभग 1.5 लाख लोग एक साथ बैठकर योगा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त चीज है ये योग के लिए, साथ ही साथ लोगों को प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए। लोग जिससे प्रेरित होंगे और लगातार लगातार योग की जो सकारात्मक है, योग के जो गुण है ना, योग के जो लाभ हैं वो लोगों को समझ में आएंगे। तो इससे लोगों में जागरूकता पैदा होगी। इस वजह से ये सारा इवेंट किया गया। तो गुजरात के सूरत शहर में एक साथ 1.53 लाख लोगों ने एक साथ बैठकर योगा किया और इस वजह से इस इवेंट ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो ये न्यूज में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट था किस शहर को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, तो सूरत को। तो आप एज इट इज ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है स्वामीनाथन किरामन एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर। आप सभी को पता होगा आरबीआई के बारे में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ऑलरेडी मैंने कई बार आपको बता दिया है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बन गए हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन साहब। तो सरकार ने स्वामीनाथन जानकी रमन को 3 साल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें मैं ऑलरेडी बार बार आपको बता चुका कि आरबीआई का गठन कब हुआ है ना, कौन थे इसके पहले गवर्नर, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दी है, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप बता सकें फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो फर्स्ट गवर्नर का नाम आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको पता हो तो कहाँ लिखेंगे आप? कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर का नाम, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, उनका नाम आप कहाँ लिखेंगे? कमेंट सेक्शन में। ध्यान रखना है आजादी के बाद आरबीआई के पहले, यानी भारत की आजादी के बाद आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, उनका नाम आपको लिखना है। इसके अलावा ये महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे, जो 2018 में डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत थे और सेवानिवृत्त होने वाले हैं रिसेंटली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम जानकी रमन साहब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में बहुत है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपको बैंकिंग के डिफरेंट एग्जाम जितने भी होंगे, बैंकिंग के एग्जाम या एसएससी, इसके अलावा कुछ स्टेट पीसीएस में भी आपको देखने को
मिल सकते हैं। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज ध्यान रखनी है ये न्यूज। इंडिया की रैंक क्या रही है? इंडिया की रैंक रहेगी 127th इन जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की इंप्रूवमेंट हुई है, क्या आप देख सकते हैं? इसके पहले अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताऊंगा इसके पहले वाला डेटा, पहले यहां पर देख लेते हैं। तो पहले इसकी रैंक कुछ ज्यादा थी लेकिन अब कम हो गई है, लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जेंडर गैप इंडेक्स, ये पर्टिकुलर इंडेक्स क्यों तैयार किया जाता है और किस बेसिस पर तैयार किया जाता है? तो इस पर आपको ध्यान रखें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लोगों को। अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली मेन और वुमेन, वुमेन इनके बीच में जो गैप है, गैप क्रिएशन है, वो कितना कम हो रहा है, इस बेसिस पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। गैप का मतलब समानता, क्या इन्हें इक्वालिटी मिल रही है, इक्वालिटी मिल रही है, और किस देश में कितनी इक्वालिटी है मेन और वुमेन के बीच में, इस बेसिस पर ये पर्टिकुलर इंडेक्स तैयार किया जाता है, अगर मोटे मोटे तौर पर बात किया जाए तो। ठीक है, तो इंडिया की रैंक क्या रही है? 127th रैंक रही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और ये कौन जारी करता है, अपने आप में ये भी ध्यान रखना है, तो इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है, जिसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। 146 देशों में इंडिया की रैंक 127 रही है, एज इट इज आप ध्यान रखेंगे, 1 2 7। ठीक है, इसके अलावा इसके पहले इसकी रैंक क्या थी? 2022 में इसकी रैंक थी 135 इसकी रैंक थी इसके पहले। इसके अलावा इसमें इंप्रूवमेंट कितना देखने को मिला है? तो 1.4% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और इनकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी रैंक क्या रही है? तो बांग्लादेश की रैंक है 59, भूटान की है 103, चाइना में है 107, पाकिस्तान की 142। ठीक है, तो आपको एज इट इज ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आइसलैंड लगातार आप ऐसा कहते हैं कि 14th ईयर, 14वें साल इसने टॉप किया है इस रैंक में। तो आइसलैंड की रैंक क्या है? फर्स्ट। तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे, आइसलैंड का नाम आइसलैंड, आइसलैंड नहीं भूलना है आपको। आइसलैंड की रैंक क्या रही है? फर्स्ट रही है। तो आइसलैंड की रैंक फर्स्ट है, इंडिया की रैंक 127 है, जबकि 2022 में इसकी रैंक क्या थी? 135। तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है। और नॉर्वे की रैंक क्या है? सेकेंड। तो ये पर्टिकुलर अगर आप ये अगर देखेंगे तो आपको चार्ट से आसानी से समझ में आ जाएगा कि आइसलैंड की रैंक है फर्स्ट, नॉर्वे की सेकंड, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, श्रीलंका, नेपाल और इंडिया की रैंक है 127। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। यही सारी बातें यहां पर हिंदी में भी मिल जाएंगी, साथ ही साथ हिंदी में भी मिल जाएंगी। अब हम लोग कुछ अदर देख लेते हैं, कुछ और इंडेक्सेस के बारे में। ऑलरेडी मैंने ये वाली बात करा दी है, कुछ इंडेक्सेस ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं एक पर्टिकुलर वीडियो में, एक बार फिर से उन्हें रिवाइज करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसके पहले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कराया था, जिसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 146 देशों में पिछली बार भी आइसलैंड की रैंक फर्स्ट थी और इंडिया की रैंक 135 थी, आपको एज इट इज मैंने करा दिया। लेकिन अभी 2023 का डेटा आया है, जिसको रिलीज कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। 146 देशों में आइसलैंड एक बार फिर से टॉप किया है। इसके अलावा इस बार इसकी रैंक क्या रही है? 127th रैंक रही है, एज इट इज आपको ये ध्यान रखना है। तो रैंक ध्यान रखना है इसकी, 127th रैंक। इसके अलावा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में मैंने आपको कई बार बताया, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट लंदन ये जारी करता है इस इंडेक्स को, और 113 देशों में फिनलैंड टॉप करता है हर बार। और 68th रैंक रही है इसमें इंडिया की रैंक 68th। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड इकोनॉमिक्स इसे जारी करता है। 163 कंट्रीज में 135th रैंक रही है, आइसलैंड इसमें भी टॉप कर रहा है। अगर बात करें इनोवेशन इंडेक्स में तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आईपीओ इसे जारी करता है। 132 देशों में इंडिया की रैंक क्या रही है? 40th रैंक रही है, अगर हम लोग बात करें 2022 की। ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो यूएनडीपी इसे जारी करता है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, ये ऊपर के जो 4-5 है ना, क्योंकि यहां पर मैंने बहुत सारे इंडेक्स, क्योंकि हमने आपको याद हो तो हेनले मीजरी इंडेक्स देखा था, पासपोर्ट इंडेक्स देखा था, बहुत सारे इंडेक्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो यही 4-5-6 हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बार यही इन्हीं पर फोकस रहता है, तो आपको इनको नहीं भूलना है। इसमें इस स्लाइड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो यूएनडीपी जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, और इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो 132nd इसकी रैंक है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर बात करें हमारे भारत में एक और विरासत जुड़ने वाली है। हमारे भारत का जो आर्किटेक्चर है वो और भी मजबूत होने वाला है, आप ऐसा कह सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त बिल्डिंग, एक टेम्पल बिल्ट होने वाला है जिसका नाम है रामायण टेम्पल। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिहार में बनने वाला है और ये कब कंप्लीट होगा? 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। अपने आप में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कहाँ है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिहार में बिल्ट होने वाला है। बिहार में बिल्ट होने वाला है कहां पर? तो जानकी नगर में। जानकी नगर में, जानकी नगर पटना बिहार, जानकी नगर पटना बिहार में यह बिल्ट होने वाला है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों को दिक्कत होगी, चलिए हिंदी से पढ़ लेते हैं। चलिए यही वाली बातें। श्री महावीर स्थान न्यास समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल के नेतृत्व में यह मंदिर अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला मंदिर के आकार को भी पार करने के लिए तैयार है। यानी कि जो रामलला का मंदिर अयोध्या में बिल्ट होने वाला है या बन रहा है, उससे भी बड़ा होगा, उससे भी बड़ा होगा आकार में। ठीक है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है अपने देश के लिए। इसके अलावा मंदिर परिसर के भीतर शैव और वैष्णव देवी देवताओं को समर्पित 22 मंदिर होंगे, जिसमें से 120 एकड़ भूमि वाली इस साइट को जानकी नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर भूमि है इसको क्या कहा जाएगा? जानकी नगर कहा जाएगा, जिसमें एक आश्रम, गुरुकुल यानी शैक्षणिक संस्थान, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और अन्य सुविधाएं होंगी। ठीक है, मंदिर के निर्माण में 250 टन महाबलीपुरम ग्रेनाइट का उपयोग किया जाएगा। इस ग्रेनाइट का उपयोग एक शिवलिंग के साथ साथ एक सहस्त्र शिवलिंग बनाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और चीजें बात करते हैं। मंदिर के निर्माण में टोटल अनुमानित लागत कितनी है? तो 500 करोड़ इसकी अनुमानित लागत है। यानी कि 500 करोड़ में यह मंदिर बनकर तैयार होगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कहां? बिहार, पटना में। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा? जो कि कहां विकसित होगा? जानकी नगर में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में जो रामायण मंदिर बनने वाला है वो कंबोडिया के वर्तमान सबसे बड़े अंगोर वाट, जो कि 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। आप सभी को पता होगा कि कंबोडिया में अंगोर वाट का सबसे ऊंचा मंदिर है ना? लेकिन उससे भी बड़ा बनने वाला है ये हमारे भारत में, जिसका नाम क्या है? रामायण मंदिर। ठीक है, यह एक 3 मंजिला संरचना है जिसमें 20,000 लोगों के रहने की जगह है। आप देख रहे हो कितनी जबरदस्त बात है। 20,000 लोग एक साथ रह सकते हैं इस पर्टिकुलर मंदिर में, इस पर्टिकुलर टेम्पल में, जिसमें आपने देखा कि गुरुकुल भी बनाया जाएगा, यानी एक शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित होगा वहीं पर, है ना? कितना जबरदस्त रहने की व्यवस्था होगी, बिल्कुल, है ना? गेस्ट हाउस टाइप कुछ बनाया जाएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है। इसके अलावा रामायण मंदिर की वास्तुकला 3 मंदिरों से प्रेरित है, जिनमें शामिल है कंबोडिया में अंगोर वाट परिसर, रामेश्वरम में रामानाथ स्वामी मंदिर और मदुरई में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। आप सभी को पता होगा कि कंबोडिया में अंगोर वाट परिसर स्थित है, रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर स्थित है और मदुरई में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है। इन प्रमुख 3 मंदिर से ये पर्टिकुलर मंदिर यानी कि रामायण मंदिर इंस्पायर हुआ, यानी कि वहां से प्रेरणा लेकर कुछ आपको एक जबरदस्त कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कहाँ बनने वाला है आपको एज इट इज पता होना चाहिए। कहाँ बनने वाला है, कब बनकर तैयार होगा, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो पटना बिहार में बनने वाला है, जानकी नगर, 500 करोड़ की लागत से। और किससे इंस्पायर है? अंगोर वाट मंदिर से भी यह ऊंचा होगा। अंगोर वाट, रामानाथ स्वामी मंदिर और मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से इंस्पायर है पर्टिकुलरली। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर फ्लैग्ड ऑफ भारत इन पेरिस कैंपेन। ये बहुत ही अच्छा कैंपेन है, भारत इन पेरिस। आप सभी को पता होगा कि नेक्स्ट जो ओलंपिक गेम्स है, ओलंपिक गेम्स वो कहाँ होने वाले हैं? आप सभी को पता होगा 2024 में ये पेरिस में होने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको ये वाली बात ऑलरेडी पता होगी। तो 2024 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वो पेरिस में होने वाले हैं, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इस वजह से एक कैंपेन चलाया है कि किसने? अनुराग ठाकुर साहब ने, एक जो कि हमारे देश के यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर यानी खेल मंत्री हैं, उन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम क्या है? भारत इन पेरिस। भारत इन पेरिस। इस पर्टिकुलर कैंपेन का उद्देश्य क्या है? इस पर्टिकुलर कैंपेन का उद्देश्य है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे देश के खिलाड़ी हैं, उन्हें प्रेरित करना, ओलंपिक गेम्स में जबरदस्त प्रदर्शन करने के लिए उन्हें प्रेरित करना, और वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। इस बात पर
इस बात पर फोकस्ड होकर उन्हें अपनी तैयारी करनी है। इसलिए इसलिए इस कैंपेन को चलाया गया है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, है ना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, तो आपको भी पता होनी चाहिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगर बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो यहाँ पर इसके चेयरमैन आपको दिख रही हैं, आपको इनका नाम बताना है। ये इमेज जो आपको दिख रही है यही है इसकी अध्यक्षा, ठीक है। इनका नाम आपको बताना है। साथ ही साथ राज्यसभा में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हमने ऑलरेडी देखा है वो सारी चीजें, उन सारी न्यूज को हमने देखा था। तो इनका नाम आपको कहाँ बताना है? इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आप कैसा लिखेंगे? आप लिखेंगे इंडियन द चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन है इनका। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भारत इन पेरिस नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट स्पोर्ट अक्रॉस इंडिया अहेड ऑफ पेरिस ओलंपिक गेम्स। वही बात है जो मैंने आपको बताया, 2024 का ओलंपिक गेम्स कहाँ होने वाला है? पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, ठीक है। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी में मिल जाएंगी, तो हिंदी मीडियम वाले परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी? लैब ग्रोन डायमंड। अब आपने जो डायमंड यानी हीरे की खदान, मध्य प्रदेश में जो हीरे की खदान है पन्ना में वो एकमात्र, आप ऐसा कह सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहां पर ही हीरे का होता है, हीरे का। लेकिन एक जो डायमंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप बहुत अच्छे से ना देख पा रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा इसे, एक सेकंड, बिल्कुल, इस डायमंड को आप देखिए। ये जो डायमंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये पर्टिकुलर डायमंड लैब में बनाया गया है। लैब यानी प्रयोगशाला में बनाया गया है इस पर्टिकुलर डायमंड को। तो ये डायमंड अपने आप में बहुत जबरदस्त है। आप सोच रहे हैं किस तरह से हमारा देश विकास कर रहा है। और यही डायमंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का प्रयोगशाला में विकसित हीरा उपहार में दिया है ना। वही इमेज आपको देखने को मिली होगी, वो इमेज भी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। चलिए दिखाई देता हूं। तो यही जो पर्टिकुलर डायमंड है, ये यूएस की, अमेरिका की फर्स्ट लेडी, जिनका नाम क्या है? जिल बाइडेन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अमेरिका की फर्स्ट लेडी कौन? जिल बाइडेन को उपहार में दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जिस इस पर्टिकुलर डायमंड को लैब में निर्मित किया गया है, ये दे रहे हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी हैं, जिल बाइडेन, इन्हें उपहार में ये पर्टिकुलर हीरा। कितने कैरेट का है? तो 7.5 कैरेट का है। हीरे का निर्माण कहाँ किया गया? तो हीरे का निर्माण गुजरात के सूरत कारखाने में एक ऐसी प्रक्रिया का उपयोग करके किया गया था जो पृथ्वी की सतह से नीचे प्राकृतिक हीरे के निर्माण की नकल करती है, यानी कि हू बहू जो ओरिजिनल डायमंड है उसी की तरह बनाया गया इसे। भारत प्रयोगशाला में विकसित हीरे उगाने में अग्रणी खिलाड़ी है, यानी कि सबसे ज्यादा हीरे का प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, और इसका निर्यात 1.67 अरब डॉलर से अधिक है ना। यानी प्रयोगशाला में जो उत्पादन है हीरे का, उसमें भारत सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। और कितना निर्यात कर रहा है? 1.67 अरब डॉलर। और लैब में विकसित हीरे प्राकृतिक हीरो के मुकाबले अधिक किफायती विकल्प प्रदान करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। और ये 20% सस्ते भी हैं। यानी ओरिजिनल डायमंड जो आप देखते हो और उससे 20% सस्ते कौन से हैं? ये लैब में निर्मित जो डायमंड है। तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे, आप देख रहे हो कि सोचो कि भारत ने एक लैब विकसित किया है, कहाँ? सूरत में वहां पर वो हीरा बना रहा है, आप देख रहे हो। और उसे ना सिर्फ बना रहा है बल्कि उसका निर्यात भी कर रहा है, यानी कि उसका एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। कितनी जबरदस्त बात है। एज इट इज ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस हीरे की जो महत्ता है वो अपने आप में बढ़ गई, क्योंकि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन को गिफ्ट में दे दिया। अपने आप में ये बहुत अच्छी बात है। और इससे इस पर्टिकुलर हीरे की जो कीमत है या उपयोगिता है, इसके बारे में लोगों को या अन्य देशों को पता चला। चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज के बारे में। शॉर्ट न्यूज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे, जिसमें भवानी देवी, जो कि चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। आप सभी को पता होगा भवानी देवी के बारे में, ये एक फेंसर है। फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी चैंपियनशिप
में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है रिसेंटली, पहली भारतीय है। इसके अलावा ग्रीष्म संक्रांति यानी समर सोलेस्टाइस की जब हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा समर सोलेस्टाइस 21 जून को आता है, 21 जून को, ठीक है। ग्रीष्म संक्रांति अगर तकनीकी भाषा में बात करें, ठीक है, तो यह ग्रीष्म ऋतु का सबसे लंबा दिन होता है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दिन को, साल के किस दिन को, वर्ष के किस दिन में सबसे लंबा दिन होता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में यह ग्रीष्म ऋतु का सबसे लंबा दिन है 21 जून, ठीक है। यह तब होता है जब सूर्य सीधे कर्क रेखा के ऊपर होता है ना, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जब समानांतर एकदम सीधे हो जाता है, सूर्य की किरणें जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बिल्कुल सीधा पड़ती हैं, तब यह स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि जो दिन की अवधि है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, यानी कि रात छोटी होती है और दिन बहुत लंबा होता है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस किरपान उपहार में दिया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत ने मिसाइल कॉर्वेट यानी किरपान, आईएनएस किरपान किस देश को उपहार में दिया है, तो आपको पता होना चाहिए वियतनाम को उपहार में दिया है। इनकी इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। पेट्री ओर्पो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। पेट्री ओर्पो का नाम आपको ध्यान रखना क्योंकि फिनलैंड आप लगातार देखते रहते हैं। समर सोलेस्टाइस की हम लोग बात करेंगे, आप परेशान नहीं हुई, उससे पहले आप भवानी देवी जी को देखिए। भवानी देवी यही है, ये एक फेंसर है, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, ये तलवारबाजी करती हैं, ठीक है, तलवारबाजी करती है। इन्होंने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप जो कि चाइना में आयोजित की गई, वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, यानी कांस्य पदक हासिल किया। समर सोलेस्टाइस जो कि 21 जून को आता है, आप सभी को पता है सोलेस्टाइस का मतलब है सन स्टैंड स्टिल इन लैटिन, एंड दिस डे इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन, यानी कि इस समय पर टॉपिक ऑफ कैंसर में सबसे ज्यादा एनर्जी अर्थ रिसीव करता है। और साथ ही साथ ये समर सीजन का लॉन्गेस्ट डे भी माना जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये कब होता है? जब सन की किरणें डायरेक्ट टॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, तब यह स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में पड़ती हैं, तब ये होता है। अगर मैं आपको थोड़ी सी इमेज दिखाने का प्रयत्न करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये पर्टिकुलरली आपको दिख रहा होगा कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ये आपका सन है और सन डायरेक्ट टॉपिक ऑफ कैंसर पर इसकी ये जो आपकी जहां पर ये कर्सर आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर पर सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पर, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है, जबकि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सबसे कम प्रकाश पड़ता है, ठीक है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। तो एज इट इज आपको ये सारी बातें ध्यान रखिए। ये पर्टिकुलर फेनोमेना ज्योग्राफी में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, आप सभी को पता होगा दिसंबर में जब हुआ था विंटर सोलेस्टाइस, तब हमने उस लेक्चर में बहुत सारी चीजें यानी सारी चीजों को एक साथ डिस्कस कर लिया था। तो हम लोग अभी डिटेल में नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। इंडिया ने किस कंट्री को गिफ्ट किया है आईएनएस किरपान? एक जहाज है। ये जहाज भी अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं तो जहाज आपको दिख जाएगा। ये जो पर्टिकुलर जहाज है, ये है, इसका नाम क्या है? इसका पर्टिकुलर नाम है आईएनएस किरपान। आईएनएस किरपान इसका नाम है। इस जहाज को दिया गया है किसे? तो इस जहाज को वियतनाम देश को गिफ्ट दिया गया है इंडिया के द्वारा। इसके अलावा पेट्री ऑर्पो की इमेज आप चाहें तो देख सकते हैं, ये है पेट्री ऑर्पो साहब फिनलैंड, जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जिसकी रैंक फर्स्ट है, ये बन गए हैं फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। तो फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेट्री ऑर्पो। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन जेंडर गैप इंडेक्स 2023 इज। 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है? तो आपको बताना है इसका सही जवाब। आपको इसका सही जवाब कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं साथ ही साथ बगल में कि कौन रिलीज करता है ये इस इंडेक्स को पर्टिकुलरली। इसके अलावा आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंस 20 की जो कॉन्फ्रेंस है अंडर G20, ये कहाँ ऑर्गेनाइज, किस सिटी में ऑर्गेनाइज की गई? हैदराबाद, गुवाहाटी, भोपाल या न्यू दिल्ली? आपको इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। तो आप इनका जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि इनका जवाब आप जब देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, साथ ही साथ आप लगातार हमसे भी इंटरेक्ट हो पाएंगे या मैं भी आपसे इंटरेक्ट हो पाऊंगा। तो इस वजह से आप अपना जवाब जरूर लिखिए। इसके अलावा आपका अगर किसी भी तरह का सुझाव है या किसी भी तरह का सवाल है, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक, यहाँ पर जुड़कर आप मुझसे अपने सवाल या सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी मुस्कुराते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।